नमस्कार, मैं शिवानी प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रूबरू, जहां आज हम बात करेंगे बेहद ही गंभीर मुद्दे पे। हाँ, एक मुद्दा कलयुगी माँ का, जिस माँ ने 9 महीने तक एक बेटी को अपनी कोख में पाला और डिप्रेशन में आकर उसी की जान की दुश्मन बन गई। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। आज हमारे साथ हैं बेहद ही जानी मानी हस्तियाँ। सबसे पहले जयश्री चौधरी मैम, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और साथ ही में एक आर्ट ऑफ लिविंग की डिवोटी हैं। सेकेंडली शकुंतला सोनी जी, जो कि इनकी एक जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो ये है कि ये इन्हीं की समाज की, सोनी समाज की महिला अध्यक्ष हैं और साथ में बहुत ही खूबसूरत राइटर व कवयित्री हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका जैन, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर और साथ ही में महिला लेक सिटी की प्रेसिडेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जयश्री मैम आपसे कि आप इस मुद्दे पर क्या बोलना चाहती हैं? एक्चुअल में क्या है, हम समाज में सभी व्यक्ति ने जन्म लिया है, सब अपने अपना स्वयं का विकास और अपनी खुद की प्रगति के लिए जन्म लेता है। लेकिन आज हमारा पुरुष प्रधान समाज के अंदर महिलाओं को न चाहते हुए भी अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबा के जीना पड़ता है, क्योंकि नारी को एक देवी का स्वरूप दे दिया गया है। तो वो बेचारी इन उपमाओं के तले दब के अपने अधिकारों को चाहते हुए भी उपयोग नहीं कर पाती है। और वाकई में एज ए नारी बहुत दर्द होता है ये सब चीज़ देखते हुए। शकुंतला जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा तो कहना है कि हमारे समाज में जब लड़की का जन्म होता है तभी से शुरुआत होती है पराई पराई पराई। लड़की हर जगह एक ही शब्द का सामना करती है, अरे ये तो पराई है। तो मेरे दिमाग में आता है कि माँ बाप के घर पराई अमानत है बेटी, माँ बाप के घर पराई अमानत है बेटी, ससुराल की देहरी पे पराई जाई है बेटी, किसे वह अपना कहे और किसे पराया आज दिन तक न जान पाई है बेटी। ये मेरा सवाल है कि क्यों परायापन है, और ये परायापन ही हमें अलग कर रहा है। मैं आपके इस बात पे क्या बात ना बोलते हुए ये बोलना चाहूँगी कि ये एक सच में सोचने वाली बात है कि बेटी को हमेशा पराया ही क्यों कहा जाता है। क्या बेटी अपने माँ बाप का उस तरीके से ख्याल नहीं रखती? क्या वो एक बेटे से टक्कर नहीं दे सकती? आज हम देखते हैं कि पीवी सिंधु और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए मेडल लेके आ रही है, लेकिन फिर भी हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं कि एक माँ ने ही अपनी एक बेटी को मार दिया। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि इस चीज़ के लिए और क्या किया जाना चाहिए? बहुत ही दुख की बात है कि एक कहते हैं ना कि नारी ही नारी की दुश्मन है, और कैसे पता नहीं लड़कियों को अपनी माँ ही अपनी कोख में मार देती है। जब नारी को इतना सशक्त कहा है और वास्तव में एक दुर्गा और न जाने किस किस अवतार का रूप देते हैं, फिर भी नारी वहाँ क्यों कमज़ोर होती है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि नारी वैसे तो बहुत विरोध करती किसी भी चीज़ का, लेकिन जब उसकी औलाद का जब आता है तो क्यों वो उन लोगों का साथ देती है, क्यों वो भ्रूण हत्या में अपना योग देती है? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या हम नारियाँ इसके लिए दोषी नहीं हैं? इसके लिए नारी भी बहुत दोषी है, और हम बढ़ती हुई लड़कियों को आगे बढ़ने में, हम रोकने में भी कुछ नारियों का हाथ होता है। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए, बेटा और बेटी, क्या बेटा और क्या बेटी, सभी लोग सोचते हैं हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। क्यों? क्या बेटियां, ऐसा कौन सा काम है कि बेटी नहीं कर सकती? आजकल हर फील्ड में कहीं भी अपन देख रहे हैं लड़कियां लड़कों से 10 कदम आगे ही हैं। चाहे वो कोई भी लाइन देख लो आप, एजुकेशन से हो या मेडिकल लाइन हो इनकी, या आप किसी भी पुलिस लाइन में देख लो, हर चीज़ में, सभी जगह, गेम्स वगैरह में, हर जगह लड़कों से कई गुना अच्छा कर रही है बेटियां। फिर भी लोगों की एक ही मेंटालिटी बैठी है कि बस हमें बेटा चाहिए। इवन लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन महिलाएं हो रही है। वो खुद ही यही सोचती है कि मेरे को भी बेटा ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी दुखी है इस बात से कि मैं एक महिला हूँ और इस समाज में हूँ। जिस तरह से वो दबी है, वो भी यही चाहती है कि मेरी बेटी ना दबे, इसलिए वो चाहती है कि उसे भी बेटा ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियंका जी सही कह रही हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारी मेन प्रथाएं हैं, दहेज प्रथा है सबसे मेन, सबसे बड़ा कॉज। क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी बेटी जब बड़ी हो, अच्छे घर में उसका विवाह हो। तो सबको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है दहेज प्रथा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। इसीलिए उस चीज़ का शोषण बचपन से ही चालू हो जाता है, हर चीज़ में उसका रोक टोक चालू हो जाता है
कि नहीं तुम्हें बड़ी होके ब्याह करना है, तुम्हें दूसरे परिवार में जाना है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो। और ये शायद दहेज प्रथा एक सबसे बड़ा कारण है। जी बिल्कुल। तो मैं जयश्री जी आप ही से पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हमें बोला जाता है कि लड़कियों को कि आप छोटे कपड़े मत पहनो, ये आपका कपड़े छोटे होना ही इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा उकसाने वाला है, तो आप इस चीज़ पे क्या बोलना चाहेंगी? हाँ, बहुत सही बात है। काफ़ी हमारे देश के इवन नेता लोग, राजनेता लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े कमेंट्स कसे हैं इस चीज़ पे। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है, आप अगर पूरा अपने आप को ढक के भी जाएंगी तो आदमी की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज जो मेन जड़ है हमारे मनुष्य की मानसिक विकार की स्थिति है, क्योंकि समाज में या बचपन से उसे एक लिंगानुपात की तरीके से हर चीज़ को देखा गया है। नहीं तुम बेटा हो, तुम बेटी हो, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, इस तरीके से। तो वो एक ये मानसिक विकार है। इसका उपाय ये नहीं है कि हम कपड़े पहनना छोड़, अगर हम बड़े कपड़े पहनना चालू कर देंगे, अपने शरीर को पूरा ढक के बाहर निकलेंगे तो इस टाइप के क्राइम कम होंगे, या बेटी को बिल्कुल चार दीवारी में बंद करके रखेंगे तो क्राइम कम होंगे। ये परिस्थिति, जैसे मैं जॉब में हूँ तो अपने वर्क प्लेस में भी देखती हूँ, बहुत तरीके से वी कैन से लाइक दैट शोषण होता है वहाँ पे भी। जबकि इतना एजुकेटेड माहौल होता है, इतना रॉयल माहौल होता है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये कोई एक बहुत बड़ा विषय नहीं है कि अगर आप कपड़े पे ही कहें कि अगर बेटियाँ अपने कपड़े पहनना तरीके से पहने, तरीके से चले, तो ये क्राइम्स कम हो जाएंगे। मतलब आपका सीधा कहना है कि ये सिर्फ सोच पे निर्भर करता है, ये एक मानसिक विकार है। हमें सबसे पहले इस विकार को खोजना होगा और उस पर वर्क करना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जी, इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कपड़ों की बात कर रही है, लेकिन क्या आपने देखा नहीं अखबार जो भरे पड़े हैं कि वहाँ नारी की कोई उम्र है? आपने देखा है कि आज 3 साल की लड़की हो, चाहे 13 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, चाहे 70 साल की, नारी केवल नारी है। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कपड़ों की ही बात होती तो बुढ़ी बुढ़ी औरतों के साथ रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा। आज हमारी बच्चियाँ जब बड़ी हो रही है ना तो हमें डर लगता है कि इनकी सुरक्षा कैसे करें। आज आप लड़की को कहीं अकेला नहीं छोड़ सकते हो, छोटी सी बच्ची के लिए भी आज हमारे मन में डर है। ऐसा क्यों? अगर पहनावे का होता तो हम मानते यंग जनरेशन की बात है, ये यंग जनरेशन ही ऐसे कपड़े पहन रही है। तो बड़ी औरतें, गाँवों की औरतें जो तो पूरी ढकी रहती है, छोटी बच्चियाँ बिल्कुल मासूम, और जो बुढ़ी वृद्धा है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? जी। मैं जो अब सवाल करना चाहूँगी वो आज के मॉडर्न पूरे वातावरण को देखते हुए कि आज भले ही हम अगर मेट्रोज़ में जाते हैं या फिर अपने उदयपुर का ही ले ले, यहाँ पे भी लड़कियां बहुत फ्रीली जॉब कर रही है और अपना खर्चा खुद चला रही है। बहुत सारी लेडीज़ है जिनके ऊपर पूरा घर डिपेंड करता है। तो क्या आप इस चीज़ में क्या बोलना चाहती है कि जहाँ एक तरफ तो महिला को ये रखा जाता है कि ये हमारा पूरा घर चला रही है या फिर ये एक जॉब कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी महिला को इतना नीचे गिरा दिया जाता है कि वो अपना समाज में अपना एक खुद अपना स्टैंड भी ना ले सके। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज लड़कियों के पास अच्छी खासी एजुकेशन भी है। पेरेंट्स इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत अच्छा काबिल बनाया कि वो समाज में सबके सामने खड़ी हो सकती है और अपने पूरे परिवार को संभाल सकती है और ख़ुद एक इंडिपेंडेंट गर्ल का लाइफ जी सकती है। लेकिन लड़कियों को साथ साथ में ये भी है कि उनके पास फैमिली भी है, उनको फैमिली संभालनी ही है और वो निश्चित है, उससे कोई बदल नहीं सकता। और साथ में उनको अपनी कैरियर को भी बचाना है, तो दोनों कार्य करने हैं। तो उसके लिए लड़कियों को मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। किसी भी सक्सेसफुल वुमेन की है तो स्ट्रगलिंग लाइफ ही रहेगी, ये तो निश्चित है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन होना चाहिए, पूरी फैमिली अच्छी एजुकेटेड होनी चाहिए इसके लिए। ये एक्चुअल में क्या है, हमारी रूढ़ी परंपराएं ही इस तरीके से बना दी गई हैं कि बेटी नारी को इतना त्याग और देवी की मूर्ति बना गया है, बेचारे उसके तले वो दब गई है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है। मतलब वो कहते हैं ना, आप किसी को इतना ऑब्लाइज कर दो कि वो बंदा ना तो कुछ कर ही नहीं पाता है। ये बात सही है। आज रियो ओलंपियाड में क्या है, भारत का नाम रोशन तो बेटियों ने ही किया ना। तो सबसे जो मेन जड़ ये है, हमें हमारी मानसिकताओं
को दूर करना होगा। इसके अंदर जो जड़ें बीमारियां भरी हुई हैं उन चीज़ों को हटाना होगा। उसके लिए हमें अवेयरनेस लानी होगी। उससे पहले भी मैं तो और कहना चाहूँगी, सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, इवन हमारे मुख्यमंत्री सबको कहना चाहूँगी कि आत्म सुरक्षा हर नारी को सिखाई जाए। ये स्कूल में बेसिक चीज़ें हैं। आज मैं खुद एक नारी हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ, अच्छे संपन्न घर से हूँ, बाहर टैलेंटेड सब तरीके से हूँ, लेकिन मुझे शायद आत्मरक्षा नहीं सिखाया गया। आज मैं भी अगर अकेले सुनसान जगह जाऊँ तो मैं भी निरुत्तर हो जाती हूँ, मैं भी असहाय हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आत्मरक्षा खुद नहीं कर पाई। जैसा कि आपने अभी अपने राजनीतिक वगैरह से नाम लिया, तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इतने सालों से हमारी जो पीएम रह चुकी थी वो एक महिला ही थी, और आज भी अगर हमारे सीएम देखें तो वो भी एक महिला है। अगर इतना बड़ा ओहदा एक महिला का है तो भी महिला असुरक्षित है। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई में आप बहुत सही कह रहे हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है कि हमारी देश की प्रधानमंत्री भी महिला थी। हम 70 दशक पार कर चुके हैं। हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, और वर्तमान में महिला की इतनी दयनीय स्थिति वाकई में बहुत दर्द पैदा करने वाली स्थिति है। और इस पे यही है कि वो जैसे कि दीदी ने बताया कि महिला ही महिला की दुश्मन है, तो ये वाकया बिल्कुल यहाँ पे सच साबित होता है कि हम महिला को ही समझना होगा। जनरली लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो हम सब ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं, है ना। लोग बुरे हैं, ये हैं। हम यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता हम सब में कोई बुरा है। हमारी सोच है। सबसे पहले हमें हमारे अंदर की सोच को मिटाना होगा। जब हम अपने आप में स्वच्छ छवि के, स्वच्छ विचार के बाहर निकलेंगे तो हमें दुनिया सब सुंदर नजर आएगी। बिल्कुल सही। शकुंतला जी, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी, आप तीनों से ही, कि आज के ही अखबार में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि राजस्थान के मुख्य सचिव की बेटी ने अपने ही पिता पे शोषण का आरोप लगाया, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत ही एक निंदनीय बात है कि ऐसे बड़े ओहदे पर रह के, और इसमें यह भी था कि उनके बेटा नहीं है और अपने पत्नी को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है, और वो ये चाहते थे पत्नी को घर से निकालना और किसी दूसरी औरत के साथ रहना, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो ये तो एक इतना विषय वास्तव में बहुत गंभीर है कि जबकि हम जानते हैं वैज्ञानिक कारण कि बेटा होना क्या केवल नारी के हाथ में ही है, लेकिन फिर भी दोषारोपण नारी पे ही होता है। इस चीज़ को ये लोग नहीं समझ रहे हैं। और आज मैंने कई ऐसे केस देखे हैं समाज में कि बेटे नहीं होने पर औरतें इतनी प्रताड़ित हो रही है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जिस घर में जितने बेटे हैं उतने माँ बाप ज़्यादा दुखी दिखेंगे आपको। माँ बाप का बंटवारा हो रहा, 4 बेटे हैं तो माँ बाप को एक एक महीने बांटते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखे हैं। एक महीने उस बेटे के घर, एक महीने उस बेटे के घर, आप वस्तु बना दिए माँ बाप को। तो एक माँ बाप 4 बेटों को पाल सकते हैं, लेकिन 4 बेटे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए जिस घर में बेटियां हैं, जबकि शुरू से वो माँ प्रताड़ित होती रही है, बेटियों की माँ, बेटा नहीं हुआ, लेकिन आज मैंने वो परिवार देखे हैं जहाँ बेटियां इतने अच्छे से अपने माँ बाप को रख रही है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जो लोग कम आंकते हैं बेटियों को, वो जरा सोचे कि आज के उदाहरण आपने देखे होंगे, कहीं कंधा दे रही है बेटियां, कहीं माँ बाप को पाल रही है। हर तरह से आज बेटी सक्षम है। जी, ये मुख्य सचिव पे कहना चाहूँगी, मैं सुना है जैसे कि वो अभी भी बेटे की चाह में किसी और महिला से अवैध रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो ये वाकई में बहुत निंदनीय विषय है। अगर हम इस टाइप के समाज के सामने आदर्श स्थापित करेंगे, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और मैं वसुंधरा सरकार को भी कहना चाहूँगी कि इतना सब आने के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। तो हमारे समाज का डेवलपमेंट हमारी सरकार है। तो इस चीज़ के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसे सेट एग्जाम्पल दे सकें ताकि लोगों को लगे कि हाँ वाकई में कुछ किया जा रहा है। साथ में मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि इसके लिए राजस्थान सरकार या भारत सरकार, हम दोनों ही सरकार को बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े इंतज़ाम करने चाहिए, और उनके ऊपर होने वाले हर उत्पीड़न की सज़ा भी बहुत कड़क होनी चाहिए। मतलब उसके नाम से लोगों को डर लगना चाहिए, तो वो ऐसा कार्य करेंगे ही नहीं।
और तभी जाके एक बेटी अपना खुशहाल जीवन जी सकेगी, समाज में जाके खड़ी हो सकेगी और आगे बढ़ सकेगी। और बेटों को शुरू से एजुकेशन दी जानी चाहिए कि बेटियों की हमेशा इज्जत ही रखनी है उनको। जैसा कि आपने बोला कि एक नारी ही नारी की दुश्मन हो गई है, तो एक माँ उस बेटे को कभी भी कसूरवार नहीं ठहराती है जिस बेटे ने एक दूसरी नारी का रेप किया हो। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये बहुत सही विषय है। मैं भी इस चीज़ पे सोचती हूँ, अगर जब 5 साल का बच्चा किसी बेटी को, किसी की भी बेटी को छेड़ता है या कुछ करता है या किसी भी तरीके से शोषित करता है, अगर उसी समय उसको चाटा लगा दिया जाता तो शायद वो बड़ा होकर ये स्थिति रूप नहीं धारण करती। कहीं ना कहीं ये मानसिक बीमारी है। अगर हम इन सब को बहुत बड़े दृष्टिकोण में सोचें कि आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे हम कहते हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग में ये सब चीज़ें तो होनी ही है, एक्सेप्ट कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सभी हैं, हमारा समाज है, हमारा परिवार है। जब माँ खुद ही आज हर घर की माँ को, नानी को, दादी को, चाची को, बुआ को ये सोचना पड़ेगा कि हम भी तो महिला हैं। अगर हम इस तरीके से कृतज्ञ करेंगे, हम अपने बेटे और बेटी के लिए, दोनों के लिए अलग तरीके से भेदभाव करेंगे, हम कैसे अपेक्षा करेंगे दूसरों के लिए? तो सबसे पहले सभी दादी, नानी, चाची, बुआ, मौसी, सबसे निवेदन है कि आप समझिए हम एक महिला हैं, हम महिलाओं को प्रोटेक्ट करें। जैसे आपने अभी सभी दादी, चाची, नानी सभी का नाम लिया, तो मैं ये एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि हर बार अगर एक फैमिली में भले ही वो लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी होगी तो वो भी हमारे बेटे के समान है, तो उसे हमेशा बेटे के समान ही क्यों देखा जाता है? उस बेटी को एज अ बेटी क्यों नहीं देखा जाता है? अगर वो बाहर जाती है, अगर लड़के पार्टीज करते हैं बाहर, अगर वो बोले कि मुझे 8 बजे के बाद मेरी फ्रेंड के घर जाना है, तो भी उसे बोला जाता है कि नहीं, आप भैया के साथ जाओ या फिर अपने छोटे भाई के साथ जाओ। क्यों नहीं उसे अकेले जाने दिया जाता है? या फिर हर बेटी को एज अ बेटा ही क्यों ट्रीट किया जाता है? उसे ये क्यों बोला जाता है कि नहीं, अगर आप हमारी बेटी है तो आप हमारे एज अ बेटा हैं? उसे ये क्यों नहीं बोला जाता कि आप हमारी बेटी हैं? यही तो हमारी एक विकृत मानसिकता है कि हम बेटी और बेटे, इससे ये साबित हो रहा है कि बेटा ऊंचा है तो है ये फर्स्ट नंबर पे ही है और बेटी सेकंड पे ही है। जब आपने देखा होगा कि आजकल आप छोटी छोटी लड़कियों को देखिए, वो क्या वर्ड बोलती है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप जनरली देखिए, मेरे को बड़ा दुख होता है कि माँ भी खुश हो रही, बाप भी खुश हो रहे हैं कि मेरी बेटी बोल रही, तो क्या बोलने से वो बेटा बन गई? बेटी को अगर आप वास्तव में अहमियत देना चाहते हैं तो उसको एक बेटी के रूप में ही देखें और उसको बराबरी का दर्जा उसी रूप में दें। और कहने से कोई बेटा नहीं बन जाएगा तो भी आपकी मानसिकता में इसका मतलब आज भी बेटा ही है फर्स्ट नंबर पे। और यही मानसिकता हमारे समाज को विचलित कर रही है और इस प्रकार का दुर्व्यवहार लड़कियों के साथ हो रहा है। जी, इस पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। आज सभी लोग चाहते हैं मेरी एक अच्छी माँ हो, मेरी एक अच्छी पत्नी हो, मेरी अच्छी एक बहन हो, तो इसके लिए एक अच्छी बेटी जरूरी है ना। लेकिन आजकल कोई ये नहीं चाहता कि हमारी एक अच्छी बेटी हो। सब माँ, बीवी, बहन देखना चाहते हैं, लेकिन कोई बेटी नहीं देखना चाहता। मैं इस बात पे कहूँगी कि अगर बेटी नहीं होगी तो माँ कहाँ से आएगी? बिल्कुल, बेटी नहीं होगी तो माँ कहाँ से आएगी? बहन का प्यार क्या बाजार के खरीद के लाओगे? राखी क्या किसी कंप्यूटर से बंधाओगे? और माँ का प्यार किसी रोबोट से पाओगे? ये मेरा सवाल है आज इस मशीनी युग से। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे प्रियंका जी? देखो, बेटा और बेटी सभी लोगों की मानसिकता बहुत विकृत हो चुकी है, लेकिन राजस्थान सरकार और दूसरी सरकार भी इसके लिए काफ़ी कार्य कर रही है। वो अभी बालिका संबल योजना और सुकन्या योजना, इस तरह की काफ़ी योजनाएं जिसमें बेटी के होने पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है परिवारों को कि आपकी बेटी हुई इसलिए आपको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनका इवन उनकी पूरी एजुकेशन का खर्चा भी सरकार उठा रही है। जब तक कि वो 20 साल या अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक का सारा खर्चा सरकार उठा रही है। तो सरकार जब इतना प्रोत्साहन दे रही है आगे बढ़ के, तो अब समाज को थोड़ा बदलना होगा, उनको डाइवर्ट होना होगा। मेन उनको पराया ये वर्ड से दूर रखना होगा बेटी को कि ये पराई नहीं है, ये अपनी है और बेटी ही हमेशा अपनी रहेगी। हमेशा बेटी के, अगर लोगों की मेंटेलिटी है कि उनको बेटी नहीं चाहिए, तो उसका मेन कारण मुझे लगता है कि दहेज प्रथा है कि बेटी बड़ी होगी, हम पढ़ाई लिखाई पे इसके खर्चा करेंगे, दहेज देना पड़ेगा शादी के लिए, तो फिर हम क्यों इसके ऊपर ज़्यादा अफोर्ड करें।
और ये दूसरे घर जा चली जाएगी, हमारे यहाँ नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोच ही बदलनी है। सबसे पहले पुरुष प्रधान समाज को दहेज प्रथा को स्ट्रिक्ट रूप से बंद करना होगा कि हमें दहेज लेना ही नहीं है। क्या वो सक्षम नहीं है कि ये कमा के खिला सके अपने परिवार को? ऐसा नहीं करना है उनको। डोरी तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक गंभीर और बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है ये, कि आज ये बहुत सही कहा प्रियंका जी ने कि अगर मतलब माँ बाप एक बेटी के नाम से ही ये सोचने लग जाते हैं कि वो इतना दूर का, वो 20-25 साल आगे का सोचने लग जाते हैं कि हमें डोरी के लिए हमें हमारी बेटी नहीं चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ ये कि हमें दहेज देना पड़ेगा इसलिए माँ बाप बेटी को ना पैदा करें, ये नहीं सोचते हैं कि आगे अगर बेटी जाएगी, हमने दहेज भी दे दिया तो भी ससुराल वाले इतने डिमांडिंग हो जाते हैं कि आज हमें कार चाहिए तो कल हमें बंगला चाहिए। तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगी? सही बात है शिवानी, एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है। मेन जो बेटा बेटी का जो संदर्भ आया है यही है कि भाई ये तो दूसरे घर चली जाएगी, हम उसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यही हमारी प्रकृति है। प्रकृति ने जन्म ही इसी को दिया, ये सुंदर सृष्टि का निर्माण ही औरत से हुआ है। तो इस चीज़ पे ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम अगर जितना दान करेंगे उतना हमको मिलेगा। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि वो बोलते हैं ना, बिना कन्यादान सब व्यर्थ है। आपका जीवन, अगर आपने जीवन में कन्यादान नहीं किया है तो आपका जीवन व्यर्थ है। इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगी सभी लोगों से, हमारे दर्शकों से, हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ जुड़ना होगा इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, क्योंकि आज हमारा मानसिक विकास हर व्यक्ति का इतना विकृत हो चुका है। आप कितना भी उपाय करें, कितना कुछ भी करें, लेकिन जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, जब तक हम मानसिक रूप से दृढ़ नहीं हो पाएंगे, हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हम एक थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ बढ़ के शायद इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ सकें। जी बिल्कुल सही। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि पहले दहेज एक नई गृहस्थी बसाने का उपहार हुआ करता था और आज इसका रूप विकृत हो गया है। हम कहते हैं लड़कियों को पढ़ाओ, लेकिन आज भी आप देखो कि चाहे लड़की कितनी भी अच्छे ओहदे पर आ गई फिर भी वो दहेज उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और इसमें मेरा जहाँ तक मानना है ज़्यादा दोषी हम महिलाएं हैं। आपने कभी किसी भी जैसे दहेज आया हुआ सामान पड़ा है या कोई रस्म है जिसमें कुछ लड़के के घर से आता है अपनी शादी के टाइम, उस पर टिक्का टिप्पणी करते पुरुष को देखा है कभी आपने? कभी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा अगर जिम्मेदार है तो हम महिलाएं हैं। जैसे किसी ने कपड़े रखे, अरे ऐसी साड़ियाँ तो हमारी नौकरियाँ नहीं पहनती, अरे ऐसे कंगाल है, ऐसे कपड़े दिए, इतना ऐसा जेवर दिया, वो दिया, भी बहू के सामने ही ऐसे टिक्का टिप्पणी घर में होती है। और वो सब करने वाली कौन है? एक महिला। तो फिर आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसलिए मैं तो कहूँगी कि दहेज के मामले में ये नहीं कहूँगी कि 100% है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं दहेज लोलुप। हमने देखा है, कई किस्से भी हमने सुने हैं, कुछ घटनाएं देखी है कि दहेज के पीछे कई हत्याएं हुई है। हमारा उदयपुर भी इसमें पीछे नहीं रहा है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले रीचा नाम की लड़की, हाँ, जिसको इंदौर में किस बेरहमी से टुकड़े करके काटा था। जी बिल्कुल। कुछ ऐसे ही उदाहरण हमारे उदयपुर में नैना साहनी कांड भी आपने देखा, हालांकि वो कुछ दूसरा मुद्दा था। और इसी तरीके से आज दहेज के लिए कोई जलाई जा रही है, कोई मारी जा रही है। लेकिन इसमें भी आप देखिए, अगर बेटा गलत है तो सास उसका साथ दे रही है, तो एक नारी क्यों उसका साथ दे रही है? मैं यहाँ मानती हूँ कि अगर वो सास या माँ उसका साथ नहीं दे तो शायद अकेला लड़का उसको नहीं मार सकता है। और हर कांड के पीछे एक महिला, सास रूपी महिला का हाथ होता है, इसीलिए सास बदनाम है। जी बिल्कुल। इसीलिए हमारे माता पिता को चाहिए कि बेटी को इतना सक्षम बनाए, अपने आप की रक्षा वो स्वयं कर सकें। जब बचपन से ही ये सारी चीज़ें उनमें आ जाएंगी, उनको खुद की सेल्फ डिफेंस की नॉलेज होने लग जाएगा, उनको अच्छी पढ़ाई देंगे, वो जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी तो शायद काफ़ी हद तक हम एक स्टेप आगे बढ़ पाएँ। सेल्फ डिफेंस के बाद भी जब कोई लड़की अपने लिए स्टैंड लेती है तो जो लोग चार बाहर देख रहे होते हैं तो भी वो एक लड़की पे ही आरोप लगाते कि शायद तुम ही ने कुछ किया होगा तभी ये हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अभी पहले मैंने कहा, हमें थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि दुनिया का मुंह है, वो तो बोलेंगे, हम उन्हें तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। जब सीता माँ को
दुनिया ने नहीं छोड़ा तो हम तो बहुत सामान्य इंसान हैं। तो हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। गीता में बहुत बड़ी एक छोटी सी लाइन है, बहुत बड़ी गीता है, लेकिन बहुत एक छोटी सी लाइन में कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो आज मुझे ये समझ में आता है कि कितना बड़ा मोटो लेके उन्होंने ये बात कही है कि हमें अपना कर्म करना है। हमें ये नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे लोग। ये बिल्कुल सही लगता है कि हाँ बहुत सही चीज़ है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का विकास हम स्वयं ही कर पाएंगे, हम किसी से नहीं अपेक्षा करेंगे। जब हम स्वयं अपने आप में सक्षम होंगे तो हम शायद 4 लोगों को और सक्षम कर पाएंगे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे प्रियंका जी इस पे? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस दिन अगर एक महिला और महिला का सपोर्ट करने लग जाएगी, बस उसी दिन ये महिला सशक्तिकरण अपना सफल हो जाएगा। जिस दिन महिला ने महिला को काटना बंद कर दिया और वो उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी भी महिला के साथ बुरा बर्ताव हो सके। अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो आपस में सपोर्ट करना ही पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल सही। तो ये तो सारे प्रश्न हो गए। अब आप हमारी जनता को क्या राय देना चाहेंगे कि आप ये चीज़ करिए या ये चीज़ ना करिए, कि क्या संदेश आप तीनों ही हमारी व्यूअर्स को देना चाहेंगे? एक बात मैं यह कहना चाहूँगी कि हम जैसे आज महिलाएं कहते हैं ना बराबरी का दर्जा चाहिए और स्वतंत्रता के नाम पे, मुझे एक लगता है कि हम अभी ये भी क्लियर नहीं है कि स्वतंत्रता के नाम पे हम क्या चाहते हैं। क्या आधुनिक कपड़े पहनना, खुले घूमना, लेट घर आना, ये स्वतंत्रता का अर्थ है? यहाँ नारी खुद अपने आप को छल रही है, वो स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता अपना रही है और यहीं पे अपना जो डगमगा रहा है समाज। और आज आपने जैसा कहा था बीच में कि बेटी को घर आने के लिए पाबंद किया जाता है भाई के साथ, तो इसके पीछे केवल एक ये सोच है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से माँ बाप करते हैं जी। इसलिए माँ बाप की दृष्टि से देखें तो वो, अगर आज सुरक्षा ऐसा नहीं होता लड़कियों के साथ तो कोई माँ बाप शायद ये शब्द नहीं कहता, बिल्कुल, है ना। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि लड़कियों को जैसे अपन कहते हैं कि शिक्षा भी दे रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और देनी भी चाहिए और लड़की को अपन पैरों पे खड़ा भी कर रहे हैं। लेकिन आप देखो एक यहाँ एक स्थिति ये आ रही है कि लड़कियाँ जब बहुत पढ़ रही है और आज की लड़कियों का ज़्यादातर आप देखिए कि घर में जैसे पढ़ाई करियर बनाने के लिए और उसके बाद का समय फ्रेंड सर्कल में जा रहा है। ये एक सच है, भले आप माने चाहे नहीं माने, नहीं बिल्कुल, और ये वो एक फ्रेंड सच सर्कल है। और इसके बीच में उनके संस्कार कहीं पीछे छूट रहे हैं। वो घर में भी अपनी बस वो माँ तो सोचती छोरी थक के आई है पढ़ रही है, तो वो पढ़ाई पे माँ बाप चाहते हैं बेटी पढ़ रही है इसलिए साथ तो दे रहे हैं, लेकिन इस भागम दौड़ में लड़कियों के संस्कार कहीं पीछे छूट रहे हैं और उसके कारण लड़कियों को आज गृहस्थी की शिक्षा नहीं मिल रही है। जैसे पहले हमें माँ बाप सिखाते थे, छोटे छोटे काम घर में सिखाते थे, पता है उनको जाके घर संभालना है और हम ट्रेंड भी हुए और आज अपन समाज में चल रहा है क्योंकि ईश्वर ने जो बनाया उसको तो अपन झुठला नहीं सकते। आज आप ये कहते हो कि लड़की ये पढ़ के कुछ घर का काम नहीं करेगी, क्या वो गृहस्थी चल पाएगी? आखिर नारी का जो रूप है और भगवान ने जिस रूप से सृष्टि को बनाई है उसने घर के लिए नारी बनाई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं पढ़ाई के विरोध में नहीं हूँ, शिक्षा के विरोध में नहीं हूँ, बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ संस्कारों की कमी है वो नहीं होनी चाहिए। और कुछ लड़कियाँ ऐसा हो कि आज आप देखिए तलाक के किस्से कितने बढ़ रहे हैं महज इसी के कारण, क्योंकि लड़की जब बहुत पढ़ जाती तो उसको लगता है कि मैं क्यों करूँ घर का काम, फिर वो टकराव लड़के और लड़की में। फिर सामूहिक परिवार में तो क्या होता है, संयुक्त में तो बड़े लोग संभाल लेते हैं बातों को। अब वो जहाँ हस्बैंड वाइफ अकेले नौकरी करते हैं वहाँ फिर उन्होंने इतना टकराव और ईगो टकराता है दोनों का, फिर वो गृहस्थियाँ नहीं बन पाती है और उनका जीवन बिल्कुल बेमानी हो जाता है और दोनों में टकराव चलता है। और इसी संदर्भ में मैंने अभी हमारे समाज में मैंने जैसा कि बताया कि एक बेटी सम्मेलन मैंने आयोजित किया था और मैंने जैसे अपन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो अपने बहुत नारे भी चल रहे हैं, हमने बहुत कुछ काम इसमें सरकार ने भी किया है, तो मैंने इससे आगे कुछ सोचा था जो मैंने अभी आपको संस्कारों की बात बताई और इसी मुद्दे को लेकर मैंने हमारे समाज की बेटियों को इकट्ठा करके एक सम्मेलन किया था जिसमें यही बात मैंने उठाई थी कि बेटियों को क्या करना है आगे। केवल पढ़ाई और कैरियर जीवन नहीं बचा सकता, इसके लिए हमें कुछ सोशल लड़कियों को बनाना ही होगा जो समाज से कट रही है। आज ब्याह शादियों में आप देखिए केवल महिला संगीत और रिसेप्शन में आपको लड़कियां नजर आएगी और वो कोई रीति रिवाज नहीं जानती और न उसमें इन्वॉल्व होती है। तो थोड़ा सा ये है कि हमें इस ओर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो बेटी के जीवन में 4 चांद जरूर लगेंगे। बस ये एक कमी थोड़ी मुझे अखरती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सभी इससे सहमत हैं या नहीं, आप बताइए। हाँ, जैसे दीदी कह रही है सही है, क्योंकि हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि हम बेटी को बहुत आज़ादी दे देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे
तो वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने लग जाएंगे। और हम देखते भी हैं ऐसा, माँ बाप की एक प्राइम प्रायोरिटी होती है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देके एक अच्छी जगह उनका विवाह तय करें। लेकिन काफ़ी केसेस आज सुनने में आ रहे हैं कि लड़कियां अच्छी पढ़ लिख के अच्छे जॉब ओहदे पे पहुंचने के बाद वो अनमैरिड रहती हैं या कुछ भी तरीके से अपना जीवन आगे व्यतीत करती है। तो उस समय माता पिता को थोड़ा सा लगता है कि नहीं, उनको कंट्रोल में करना चाहिए। तो वापस घूम फिर के चीज़ यही आती है कि हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें अपने संस्कारों को, हमारी जो प्राचीन परंपरा आई है, उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे नारी का भी उतना ही दोष है, जैसे आप सब लोगों ने बोला कि महिला ही महिला की दुश्मन है। तो वाकई में कुछ क्षण यूँ लगता है कि हाँ, हम ही हमारी दुश्मन हैं, क्योंकि हमने ही अपने पैरों के अंदर जंजीर पकड़ के बांध के रखे हुए हैं। हम अपने आप को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। उस वजह से शायद ये इतना बड़ा रूप ले ले। अगर हम अपने नियमों के, कायदों के अंदर बहुत सारे वहाँ देखें हमने, जहाँ पे बहुत फ्री हैं लड़कियाँ, आज बहुत अच्छे से रह रही हैं, बहुत अच्छा दर्जा है, सब चीज़ें हैं। लेकिन कुछ परिवारों में नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसका बिल्कुल समाज के अंदर दिख रहा है। आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1000 आंकड़ों पे 800 का महिलाओं का आंकड़ा आ गया है। कुछ टाइम शायद अगर यही स्थिति रही तो एक आदमी के लिए 5-5 लड़कियों की शादी करवानी पड़ेगी। वही हमारा पुराना काल आ गया। लड़कियां कहाँ से लाओगे आप? आदमी एक ही, लेकिन उसके लिए 5 लड़कियां वही जैसा अभी जो शकुंतला जी ने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद इसके आगे वो कुछ और करने का सोच रही है, लेकिन आज का मुद्दा ही ये चीज़ रह गया है कि बेटी को पढ़ाना तो दूर, बेटी को बचाया ही नहीं जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि अभी उदयपुर में भी ये चीज़ हुई है कि एक माँ ने अपनी बेटी को मार दिया, वो भी क्यों? क्योंकि उनकी ऑलरेडी 3 बेटियां थी और वो चौथा बेटा चाहती थी, एक बेटी नहीं, इसीलिए उस बेटी को ही मार दिया। तो बेटी को पढ़ाना तो बहुत आगे की बात है, पहले बेटी को तो बचाओ। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सही में वाकई में बहुत दर्दनाक घटना है। जैसे मुख्य शासन सचिव की भी बात कही कि उन्हें भी बेटा चाहिए। आज भी उनकी ऐसी स्थिति है कि मैं किसी और महिला से संबंध बनाऊं ताकि मुझे बेटा पैदा हो। तो बेटी बचाओ के लिए सबसे पहले यही है कि हमें मानसिकता उस तरीके से लानी होगी। हमें लोगों को आध्यात्म की तरफ बढ़ाना होगा। हमें बताना होगा कि नारी का स्वरूप क्या है। अगर हम लोगों की सोच को बदल पाएंगे तो ही हमने असली मायने में हम अपना काम कर पाएंगे। ये जितने भी योजनाएं हैं, ये सारी प्रोत्साहन चीज़ें हैं, ये तो सदियों से चलती आ रही है और वो शायद हो सकता है कागजी कार्रवाई तक ही चलें। उसका कितना फल मिलता है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब तक हमारे अंदर की जो मानसिकता है, जो विकृतियां हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हर महिला को चाहिए, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण हम आज बात करते हैं, सही मायने में क्या है? वही है कि अगर हम खुद अपने आप में स्टेबल हो जाए। आज महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका इतना तो हक होना चाहिए कि वो अपनी कोख को संभाल के रखे। अगर वो अपनी कोख को नहीं संभालेगी तो मैं तो कहूँ उस औरत पे भी लानत है। आपका जीवन ही व्यर्थ है कि आप जब खुद जिस चीज़ को देने वाली हैं और वो ही आप उसको ही ख़त्म कर रही हैं, तो फिर क्या है? बिल्कुल सही। ये बचाने में तो जहाँ तक है सबसे मुख्य भूमिका माँ की ही होती है। क्योंकि अगर माँ ये सोच लेगी कि मुझे मेरी बेटी को बचाना है तो शायद कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक सके, और इसके लिए उसको विरोध करना पड़े तो भी करे। और मैंने आपको जो संस्कारों की बात कही थी, आज आप देख रहे हो हमारे सामाजिक ढांचा कितना बदल गया है। आज लड़कियां घरों से भाग के शादियां कर रही है। फिर उसके बाद का जीवन मैंने बहुत पास से ये सब चीज़ें देखी है। तभी मेरे अनुभव से मैंने ये पॉइंट लिया है कि जब वो भाग रही है ना तो वो खुश होकर शादी तो कर लेती है, फिर दोनों परिवार तो मिल ही नहीं पाते हैं। समाज में भी उसको किस दृष्टि से देखा जाता है। और उसके बाद का जीवन मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा है कि वो अंदर ही अंदर इतनी घुटती है और इस तरीके बाहर भली वो खुशी बता दे, लेकिन अंदर जिस ढंग से मैंने लड़कियों को जीते देखा है वो शायद अपने उस पर पछताती भी होगी। माँ बाप तो अलग दुखी होते ही हैं क्योंकि समाज में उनका मुँह नीचा कर ही दिया बेटी ने, लेकिन बेटी भी मैंने खुश नहीं देखी है। ऐसा मैंने एक केस में महाराष्ट्र में गई थी तो एक लड़की मेरे को मिली थी, उसको केवल ये था कि मैं राजस्थान से आई हूँ। वो मेरे पास आके बहुत रोई, क्या आप मेरे राजस्थान से आए, मैं फला गांव की हूँ, आप मेरी एक मदद करो। मैंने कहा बोलो, मैं कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे मन में बहुत भावना है कि मैं महिलाओं के लिए जहाँ तक संभव हो सके कुछ करूँ।
इस भावना से वो मेरे को घर पे लेके गई और उसने मुझे जो बताया कि आंटी मैंने इंटरकास्ट शादी की है और मेरी इच्छा से, और बहुत शानदार बंगला, कोई कमी उस घर में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खालीपन उसके जीवन में जो था कि मैं मेरे माँ बाप से दूर होकर मैंने बहुत गलती की और आप मुझे मेरे माँ बाप से मिला दो। अब वो गांव बहुत दूर था और मैंने कहा कैसे क्या, हालांकि मैं कुछ कर नहीं पाई उस मामले में, मैंने छोटे मोटे काम किए हैं ऐसे, लेकिन उस केस में मैं कुछ नहीं कर पाई थी कि जहाँ बेटियाँ ऐसी पछताती भी है। तो कुछ ये यहाँ संस्कारों की कमी ही है जहाँ ऐसे केस होते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी चैनल के माध्यम से कि कभी भी किसी को भी ऐसा लगता है कि हम असुरक्षित हैं, तो हम एक परामर्श केंद्र की तरह यहाँ पे आप सहायता लेने आ सकते हैं। हम आपके परिवार को, आपके पति को, आपके सास ससुर को, जितने भी घर के मेंबर हो जो भी अपोज कर रहे हैं, हम उन्हें अच्छी तरीके से समझाएंगे, बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, हम जानेंगे कि वाकई में प्रॉब्लम क्या है। तो इस चैनल के माध्यम से दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी, आप चैनल के थ्रू ज़रूर से हम लोगों से मिलिएगा। आपको किस तरीके से, किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए तो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि ये तीनों ही एक महिला की सुरक्षा और महिला अध्यक्ष है, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इन तीनों से ही कांटेक्ट करके और अपनी प्रॉब्लम्स देके और वो चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस चीज़ के लिए हम बहुत आभारी रहते हैं कि हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल में ऐसे लोग आते हैं जो कि इस तरीके की हेल्प कर सके और इस चीज़ में लड़कियों को इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। उस चीज़ के लिए मैं पहले ही आप तीनों को शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल में इतने अच्छे मोटिव से आए और इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। बट मैं आपसे एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन करना ज़रूर चाहूँगी कि जैसा आपने बोला अभी कि अगर एक लड़की दूसरे कास्ट में शादी कर लेती है तो माँ बाप का नाम बहुत बदनाम हो जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर एक बेटी ने इंटरकास्ट शादी की तो माँ बाप का सर नीचे झुक जाता है कि आपकी बेटी ने भाग के शादी की। लेकिन अगर ये चीज़ हम लड़के के केस में देखा जाए तो इतना बड़ा इस चीज़ को इशू नहीं बनाते हैं कि क्या हो गया अगर वो किसी दूसरी कास्ट से लड़की को ले आया, वो भी तो लड़की किसी दूसरे समाज से बिलोंग करती है, तो बेटे को इतना बदनामी का हिस्सा नहीं देते हैं जितना बेटियों को दे देते हैं। तो ऐसा क्यों? इसमें यह है कि वैसे तो क्या मेरा सोच है, आजकल इंटरकास्ट को अपन गलत तो नहीं कह सकते क्योंकि अब होने लगी है। इंटरकास्ट होना गलत नहीं है, लेकिन वो दोनों परिवारों के सहयोग से हो। तो जैसे बेटे के माँ बाप तो आज भी आप कहीं देखना, अरे ये बता दे इसको कौन सी लड़की पसंद है, हम तैयार है कर लेंगे, पर ये सोच अभी हमारे लड़की की परिवार वालों में नहीं आई है। उनको लगेगा वो लोग क्या कहेंगे, वो वाली धारणा जो है। लेकिन वो जो लेके आएगा वो भी तो किसी की बेटी ही वो है। लेके आएगा। तो कह रही हूँ ना, लड़के वालों में बस ये है कि वो बेधड़कों की करते, लेकिन लड़की वाले के दिमाग में लोग क्या कहेंगे ये डर है। यहाँ मैं ये कहूँगी कि अगर आप चाहिए बहुत अच्छा परिवार अगर दोनों है और दोनों मिलके और दोनों परिवार सहमति से ये कार्य करें तो शायद ये गलत नहीं होगा। ऐसे बहुत परिवार हैं जहाँ इंटरकास्ट हुई है और अच्छे से उनके जीवन चल रहे हैं। तो मिलजुल के दोनों परिवार अगर करते हैं तो ये चीज़ गलत नहीं हो सकती है। हालांकि जो समाज की परंपरा है वो तो टूटेगी, लेकिन फिर भी जमाने बदलते जमाने के हिसाब से वो भाग के शादी करने वाली बात थोड़ी सी, बिल्कुल भाग के शादी करना एक अलग और एक सहमति से करना। शिवानी, एक्चुअल में ये इल्यूशन है कि लड़की के परिवार के इस तरीके से ताने मिलते हैं, लड़के के परिवार को नहीं मिलते हैं। बात दोनों जगह आती है क्योंकि हमारा नज़रिया, हमने जो चीज़ देखी हुई है उस पर रहता है। शायद लड़कों को यूँ लगता है कि यार लड़कियों के क्या है, उनकी तो बेटी गई ना, अब उनको क्या लेना देना, बहू तो हमारी आई है, हमको टॉर्चर करना पड़ता है। तो बात दोनों तरफ से आती है। लेकिन जैसे दीदी ने कहा कि हाँ ये सही है कि इंटरकास्ट मैरिज आज के परिस्थितियों को देख के हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं नॉर्मल होना चाहिए। और अगर माता पिता को भी समझना चाहिए, आपस में सामंजस्य करके अगर इसको अच्छा सा ऑर्गेनाइज करके शादी करें तो शायद दोनों परिवार, एक्चुअल में शादी क्या है, लड़का लड़की का विवाह, आपस में बंधन दो परिवारों का बंधन है। बिल्कुल सही। तो इस वजह से अगर दोनों परिवार मिलके अगर एक अच्छा स्टेप्स ले तो अच्छी बात है। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो लड़का लड़की को भी समझना चाहिए कि भाई हमारे माँ बाप ने ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है तो कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो ये संस्कारों की बात आ जाती है। जब हम हमारे संस्कार, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी सारी चीज़ों को हम साथ में लेके चलते हैं, जब अच्छा सा बैलेंस्ड रहता है तो ये कमियाँ धीरे धीरे ख़त्म होती हैं।
मैम, जहाँ तक संस्कारों की बात आती है, अपन सोचते हैं कि बेटी संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन बेटा भी संस्कारी होना चाहिए। बचपन से दोनों को धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, दोनों को सिखाना चाहिए कि दोनों बराबर हैं और दोनों को एक दूसरे की इज्जत करके जीना है। तभी ये प्रॉब्लम्स हम बच सकते हैं। और तभी एक बेटा भी अगर बड़ा होके जब उसके सामने शादी की सिचुएशन आएगी तो वो भी कहेगा कि मैं दहेज ना लूँ। तो ये बचपन से संस्कार जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो भी इज्जत नहीं करेगा महिला की। महिला की इज्जत करना बचपन से ही लड़कों को सिखाना पड़ेगा, तभी हम कन्या भ्रूण हत्या भी बचा सकते हैं, महिलाओं पे होने वाले उत्पीड़न से भी बच सकते हैं। तो अब आप तीनों ही हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सब लोगों से यही देना चाहूँगी कि जिस तरीके से सरकार ने बेटी बचाओ अभियान चालू किया है, उसके तहत आप लोग सोचिए और वाकई में हम इस कगार पे तो नहीं खड़े हैं कि हम बेटे के चक्कर के अंदर अपनी एक घर की बहू को भूल जाएं कि कहाँ से लाएंगे। जब बेटियां ही नहीं बचेंगी तो हम अपने आंगन में कहाँ से नई कलियां खिलाएंगे। जो सोचिएगा इस चीज़ पे और कोशिश करिएगा, बेटा बेटी दोनों ही एक सुंदर ईश्वर की दी हुई सौगात है। मैं तो 2 पंक्तियों में यही कहूँगी कि बेटी को तुम मत कोसो, बेटी तुम पर बोझ नहीं, पराई अमानत तुमने समझा, इसमें उसका दोष नहीं। बिल्कुल। बेटी को खूब पढ़ाओ और अपने इंडिपेंडेंट बनाओ, ताकि वो खुद भी, अगर एक बेटी संस्कारी और पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी 7 पुश्तों को संस्कारी और पढ़ा लिखा बनाएगी, जबकि बेटा सिर्फ एक पीढ़ी तक ही सीमित रहेगा। इसीलिए हमेशा बेटी को बचाओ और उसकी पूरी इज्जत करो। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैं आज की इस पूरी चर्चा को कुछ चंद लाइनों से समाप्त करना चाहूँगी। नारी धरती माँ की प्रकृति का श्रृंगार है, अद्भुत उपहार है। नारी एक शक्ति व अद्भुत चमत्कार है। धरती की कोख में अनाज का उत्पादन होता है, इसी तरह माँ की कोख से सृष्टि का निर्माण होता है। क्या दुनिया की कोई लैब में संभव है? क्या वो बेटी है या बेटा है? आज का आधुनिक विज्ञान धरती और नारी के समक्ष वाकई बोना है। दोनों ही धरती के विकास का अद्भुत चमत्कार है, लेकिन दुख इस बात का है आज भी दुर्गा के रूप में नारी को देखते हुए भी दासी सा व्यवहार किया जाता है। छोटी सी शर्मनाक बात आज हमें इस स्टेज पे लेके आ गई है कि हमें आज इस टॉपिक पे चर्चा करनी पड़ी कि एक नारी की सुरक्षा, और माँ ही एक नारी को, एक अपनी ही बेटी को कोख में पालने के बाद भी इस तरीके से उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। आप सभी ने इन सभी को सुना और हम सभी ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को बढ़ावा ना देते हुए इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए।